नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा से एक मांग दिन भर सोशल मीडिया और सियासी हलकों में छाई रही। ये मांग है किसानों को कोरोना योद्धा घोषित करवाकर सरकारी कर्मचारियों व मेडिकल स्टाफ की तरह सारी सुविधाएं दिलवाई जाएं। सबसे पहले जुलाना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक परमिंदर सिंह डुल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष किसानों को आधिकारिक तौर पर कोरोना वॉरियर्स घोषित किए जाने की मांग रखी। इसके बाद इस मांग ने सोशल मीडिया पर भी जोर पकड़ा और दिन भर सरकार से इस मांग को पूरा करने की मुहिम चलती रही। परमिंदर डुल का कहना है कि जिस प्रकार से सरकार द्वारा कोरोना के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टर्स या कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का बीमा व उनके प्रीमियम दिया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से किसानों को भी इस योजना में शामिल किया जाए। कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं एवं लगातार घोषणा जारी है। कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई में लगे पुलिसकर्मियों, पत्रकारों, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य सफाई कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की हैं। चरखी दादरी जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने मंगलवार को यूट्यूब, फेसबुक सहित सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 की कवरेज करने पर रोक लगा दी। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर किसी प्रकार की भ्रांति व अफवाह न फैले, इसको लेकर यह निर्णय लिया गया है। उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि कुछ तथाकथित लोग यूट्यूब व सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर खुद को पत्रकार की तरह दिखाते हैं। ऐसे में उनके द्वारा दिखाई जाने वाली वीडियो खबर से कोविड-19 को लेकर अफवाह फैल रही है। उपायुक्त ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक सोशल मीडिया पर कोविड-19 को लेकर किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी जा सकती। अगर कोई यूट्यूब या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त श्यामलाल पूनिया द्वारा मंगलवार को जारी किए गए अपने आदेशों में कहा गया कि पिछले कुछ दिनों से कुछ तथाकथित पत्रकार यूट्यूब या सोशल मीडिया पर निरंतर भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। यह समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उनके पास सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोई भी मान्यता नहीं है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर फेक व भ्रामक खबर फैलाई जा सकती है। इन खबरों की कोई सत्यता नहीं हो सकती। ऐसे में कोरोना महामारी के कारण लोगों में उत्तेजना फैलना संभव है, जिससे उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। उपायुक्त ने कहा कि यूट्यूब व पब्लिक ऐप से जुड़े कुछ लोग अधिकारियों के इंटरव्यू लेते हैं, जो सीधा एक समाचार के रूप में जनता को दिखाया जाता है। जो व्यक्ति आपदा या इसकी गंभीरता के विषय में झूठी अफवाह फैलाता है तो उसको 1 वर्ष सजा व जुर्माना हो सकता है। कोरोना रोकने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन शोध पूरी दुनिया में हो रहे हैं। पीजीआई में कोरोना रोकने के लिए BCG यानी टीबी वाले टीके का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। कारण यह माना जा रहा है कि जिन यूरोपियन देशों में बच्चों को BCG के टीके नहीं लगाए जाते, वहां कोरोना अधिक मार कर रहा है और खतरनाक रूप में भी है। दूसरी ओर जिन एशियाई देशों में BCG के टीके लगाए जाते हैं, वहां कोरोना कम प्रभावित कर रहा है, कर भी रहा है, तो अभी तक ये उतना खतरनाक नहीं जितना यूरोपियन देशों में है। पीजीआई द्वारा ये टीका आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को लगाए जाएंगे। इसके अलावा कोरोना संक्रमित जो मरीज ठीक होकर घर गए हैं, उनके केयर टेकर पर भी ये टीके का परीक्षण किया जाएगा। जिन्हें टीके लगाए जाएंगे उन्हें 6 महीने तक फॉलो किया जाएगा। अगर ट्रायल कामयाब रहा तो पूरे देश में सभी को ये टीके लगाने की अनुमति मिल सकती है। कंपनी ने सरकार से देश में 40 संस्थानों में BCG के टीके लगाने का परीक्षण करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सिर्फ 5 को ही परमिशन मिली। इनमें रोहतक का PGI भी शामिल है। दरअसल BCG का टीका मूल रूप से 2 काम करता है। पहला तो एंटीवायरल और दूसरा इम्यूनिटी बढ़ाने का। भारत, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि एशियाई देशों में 1 साल तक के बच्चों को ये टीके लगाए जाते हैं ताकि उन्हें टीबी ना हो। इसलिए यूरोपियन देशों के मुकाबले इन देशों में ये कम प्रभाव डाल रहा है। अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस, US आदि यूरोपियन देशों में बच्चों को ये टीके नहीं लगाए जाते, इसलिए भी वहाँ कोरोना ज्यादा हावी है। कनीना मंडी में सरसों व गेहूं की खरीद में अनियमितताओं के चलते किसान परेशान हो रहे हैं। जिन किसानों ने 2 एकड़ गेहूं की फसल अपलोड की थी, उन्होंने सैकड़ों क्विंटल गेहूं बेच दिया है, जबकि वंचित किसानों का दाना भी नहीं खरीदा जा रहा है। एक व्यक्ति के नाम अलग अलग तारीखों में 8 टोकन जारी हुए मिले हैं। इससे पूर्व किसानों ने मार्केट कमेटी सचिव पर मंडी में सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े किए थे। सरसों खरीद के लिए मार्केट कमेटी की ओर से अपने चहेतों को ऑनलाइन मोबाइल मैसेज भेजे जाने के आरोप भी लगाए गए थे। मंडी में हैफेड की ओर से खरीदी गई सरसों का उठान न होने के कारण व्यापारी भी परेशान है। उनका कहना है कि मंडी में खरीदी गई सरसों के उठान के लिए ठेकेदार की ओर से गाड़ियों की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। उनके द्वारा पहले उठान कर भेजी गई गाड़ियां उनानी हैफेड गोदाम के बाहर खड़ी हुई हैं। समय पर गाड़ी खाली नहीं हो रही है। उधर ठेकेदार बाबूलाल ने कहा है कि उनके पास 50 व्यक्ति लेबर के हैं। व्यापारियों की गाड़ियों का जो उठान में लगी हुई है, उन्हें किराया अदा किया जाएगा। इस बारे में राजस्व विभाग के पटवारियों व कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से भिन्न भिन्न जानकारी मिल रही है। खंड कृषि अधिकारी, ADO व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कार्य करने
करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय से गायब हो चले हैं। कार्यालय में आकर किसानों को जानकारी देना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। वहीं मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजकुमार यादव ने बताया है कि गेहूं के पंजीकरण दोबारा खोले गए हैं। किसान पोर्टल पर जानकारी अपलोड कर सकता है। लॉकडाउन के चलते बोर्ड परीक्षाएं बीच में ही रुक गई थी, जिसके चलते लाखों छात्रों के भविष्य पर संकट मंडराने लगा था। यदि शेष परीक्षाएं न हुई तो उनका यह साल खराब हो जाएगा। लेकिन हरियाणा बोर्ड ने छात्रों की इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। हरियाणा बोर्ड 10वीं व 12वीं की शेष परीक्षाओं को जुलाई के महीने में पूरी करवाने का दावा कर रहा है। आइए जानते हैं कौन सी तारीख को होंगी ये परीक्षाएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि बोर्ड जुलाई माह की 4 या 5 तारीख के आसपास 10वीं व 12वीं की बची हुई परीक्षा करवाने की सोच रहा है, जिसके लिए सरकार के पास बोर्ड ने फाइल भेज दी है। सरकार अगर प्रपोजल पर मुहर लगा देती है तो यह परीक्षा आयोजित करवा दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं को पूर्ण कराने में बोर्ड को केवल 10 दिन का समय ही लगेगा। इसके साथ ही 10वीं के रिजल्ट पर बोलते हुए चेयरमैन ने कहा कि 20 या 25 मई को रिजल्ट निकाला जा सकता है। इसकी भी फाइल सरकार के पास भेज दी गई है। 10वीं का रिजल्ट तैयार करवाया जा रहा है। हालांकि अभी 10वीं की साइंस की परीक्षा बची हुई है। बोर्ड बिना 10वीं की साइंस की परीक्षा के भी रिजल्ट जारी कर सकता है। 10वीं की बची हुई परीक्षा बाद में ली जा सकती है, जिसका निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। उन्होंने बताया कि बोर्ड फिलहाल कोविड-19 को लेकर क्विज प्रतियोगिता भी करवा रहा है। अब तक 1 लाख से ज्यादा हरियाणा के छात्रों ने इसमें फॉर्म भरा है। वहीं 8,500 के लगभग छात्र ऐसे हैं जो कि हरियाणा के बाहर के हैं। उन्होंने भी इस परीक्षा में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इसकी परीक्षा भी 20 मई के बाद कभी भी की जा सकती है, जो ऑनलाइन होगी। इसके लिए बोर्ड ने सारा खाका तैयार कर लिया है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि वे इस परीक्षा के बाद यह भी देख लेंगे कि छात्र ऑनलाइन परीक्षा में कितनी रुचि दिखाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षा भी ऑनलाइन करवा लेगा। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय आईजीयू मीरपुर से संबंधित रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के कॉलेजों में बीए, बीकॉम और बीएससी के छठे सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं 23 जून से 2 शिफ्ट में होंगी। इसका निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से लिया गया है। वहीं अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं के दूसरे एवं चौथे सेमेस्टर की रीअपीयर परीक्षाएं भी इसी दौरान कराई जाएंगी। परीक्षाओं का आयोजन 3 शिफ्ट में करवाया जाएगा, जिनमें प्रत्येक पेपर 2 घंटे का होगा। सुबह 9 से 11 मानविकी विषय, 12 से 2 बजे तक विज्ञान विषय और 3 से 5 बजे तक वाणिज्यिक विषय की परीक्षाएं ली जाएंगी। विश्वविद्यालय के उप परीक्षा नियंत्रक सुरेश कुमार धनेरवाल ने बताया कि अभी केवल छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू की हैं। दूसरे व चौथे सेमेस्टर में केवल रीअपीयर वाले छात्रों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। ऐसे में सभी विद्यार्थियों की परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्कैनिंग की जाए और बिना मास्क के किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश न दिया जाएगा। सीटिंग प्लान इस प्रकार से बनाया जाए कि किसी भी कमरे में 20 से अधिक विद्यार्थी न बैठे। प्रत्येक पेपर से पहले परीक्षा भवन को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया जाएगा। परीक्षाओं की तैयारी के लिए विश्वविद्यालय की ओर से नोट्स की भी व्यवस्था करने की तैयारी है। ये नोट्स भी विश्वविद्यालय की साइट पर अपलोड किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने के लिए देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम आएगा। पीएम मोदी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि हाल ही में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी वो रिजर्व बैंक के फैसले थे। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। उन्होंने कहा कि इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि यह आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। उन्होंने कहा कि ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। अब खबर मौसम विज्ञान से। उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। यह सिस्टम उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे जम्मू कश्मीर पर पहुंच गया है। उत्तरी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। विदर्भ से लेकर तेलंगाना, रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक होते हुए आंतरिक तमिलनाडु तक विपरीत हवाएं आपस में टकरा रही हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी और तटीय तमिलनाडु व केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, मध्य
मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत का मौसम विशेषकर बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगेय पश्चिम बंगाल में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। एक दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। आज से कुछ रूटों पर ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगी हैं, पर घरेलू शेयर बाजार खुलते ही पहले पटरी से उतर गया और कारोबार के अंत तक हिचकोले खाता रहा। दिन भर उथल पुथल के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 190.10 अंक फिसलकर 31,371.12 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 9,196.55 के स्तर पर बंद हुआ। सुबह 218 अंकों की गिरावट के साथ 31,342.93 के स्तर पर सेंसेक्स खुला तो दोपहर 1:45 बजे तक हिचकोले खाता रहा। एक समय यह दिन के सबसे निचले स्तर 30,844.66 पर आ गया, लेकिन बाद में शानदार रिकवरी की। निफ्टी भी आज 9,168 के स्तर पर खुलकर एक समय 9,043.95 के स्तर पर आ गया, पर बाद में इसमें भी रिकवरी देखने को मिली और यह 42.65 अंकों के नुकसान के बाद 9200 के नीचे बंद हुआ। पिछले साल अगस्त में लॉन्च हुई रेनॉल्ट की सस्ती 7 सीटर कार ट्राइबर के साथ एक कमी थी जो कई ग्राहकों को खलती थी। अब कंपनी उसे पूरी करने जा रही है। 5 लाख रुपए से कम कीमत में लॉन्च हुई यह कार ग्राहकों को खूब पसंद आ रही है। लगातार इसकी बिक्री बढ़ती जा रही है। दरअसल रेनो की ट्राइबर करीब 6 महीने में 30,000 यूनिट से ज्यादा बिक चुकी है। इस दौरान कंपनी बेस मॉडल को छोड़कर बाकी वेरिएंट की कीमत भी 2 बार बढ़ा चुकी है। इसी बीच अब रेनो ट्राइबर AMT 18 मई को लॉन्च होने जा रही है। लीक डॉक्यूमेंट से इसका खुलासा हुआ है। रेनॉल्ट ट्राइबर की सबसे बड़ी खासियत कम कीमत में शानदार लुक और ज्यादा स्पेस है। कंपनी ने फरवरी में हुए ऑटो एक्सपो में रेनॉल्ट ने ट्राइबर AMT की झलक दिखाई थी। कंपनी ने इसे जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च करने का संकेत दिया था। हालांकि इस बीच में कई बार रेनो ट्राइबर AMT को टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। बाजार में मौजूद ट्राइबर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की अभी कमी है। ऐसे में कंपनी ट्राइबर AMT को लॉन्च कर जल्द इस कमी को दूर करेगी। कंपनी का दावा है कि रेनो ट्राइबर AMT का माइलेज मैनुअल वर्जन से ज्यादा होगा। बाजार में मौजूद ट्राइबर का माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर है, जबकि AMT में 20.5 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज की बात कही जा रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक रेनो ट्राइबर में 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। बाजार में मौजूद ट्राइबर के इंजन के साथ अभी सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ही मिलता है। कंपनी ने ट्राइबर को पहले ही BS6 नॉर्म्स में अपडेट कर दिया है। ट्राइबर की शुरुआती कीमत 4,99,999 रुपए है, लेकिन कहा जा रहा है कि ट्राइबर AMT की कीमत करीब 40,000 रुपए अधिक हो सकती है। ट्राइबर की सीट्स को 100 से ज्यादा तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। अब बात आज के इतिहास की। 1648 दिल्ली में लाल किले का निर्माण पूरा हुआ। 1830 इक्वेडोर गणराज्य की स्थापना हुई। 1905 भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म हुआ। 1917 हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता असित सेन का जन्म हुआ। 1918 भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती का जन्म हुआ। 1951 लखनऊ के प्रसिद्ध शायर हसरत मोहानी का निधन हुआ। 1952 स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र शुरू हुआ। 1956 आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना करने वाले आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर का जन्म हुआ। 1962 सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। 1978 देश का पहला ध्वजावाहक वाहन INS दिल्ली सेवा मुक्त हुआ। 1998 भारत ने पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए। 2000 मिस इंडिया लारा दत्ता ने साइप्रस में संपन्न प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। 2001 अंग्रेजी में लिखने वाले उत्कृष्ट भारतीय लेखकों में एक RK नारायण का निधन हुआ। 2016 भारत के प्रसिद्ध संत और संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक गुरु बाबा हरदेव सिंह का निधन हुआ।